अब हमने जो रजिस्ट्रेशन पढ़ा था, रजिस्ट्रेशन के अंदर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखवाए थे आपको, राइट, है ना, जिसमें मैंने सेक्शंस और ये सब कराया था। और एक आपको लास्ट जो बताया था वो था आपका whether registration of document relates back to the date of their execution, है ना, and we've dictated I think 2 cases we have also discussed. अब बच्चे इससे पहले आ जाओ, मैंने ये भी लिखवाया था रजिस्ट्रेशन ऑफ विल इज ऑप्शनल और नॉट, ठीक है, इसमें मैंने सेक्शन 18 और 40 के बारे में कुछ रेफर किया था या लिखवाया था, ठीक है। अब इसके साथ साथ आ जाओ आप, एक और क्वेश्चन लिखो पहले। रजिस्ट्रेशन एक्ट मेरे हर एक सब्जेक्ट, मतलब जैसे अगर आप सोचो कि सीपीसी पढ़ा रही हूँ या आपको ये पढ़ा रही हूँ दूसरे सब्जेक्ट्स कॉन्स्टिट्यूशन, अप्रोच डिफरेंट आएगी क्योंकि ये माइनर लॉज है। जनरली मैं इसके अंदर क्वेश्चन आंसर फॉर्म लिखवाऊंगी, उससे क्या होगा, आपका पूरा रजिस्ट्रेशन एक्ट तैयार हो जाएगा, कंसेप्ट क्लैरिटी आ जाएगी और एंड में आपकी डिक्टेशन हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन आंसर फॉर्म में रहेंगे सारे। लिखो क्वेश्चन, व्हाट आर द केसेस, व्हाट आर द केसेस in which a compulsorily registrable document can be used in evidence even if it has not been registered, even if it has not been registered। क्वेश्चन समझ में आया? जहां पे एक डॉक्यूमेंट जो कंपल्सरीली रजिस्ट्रेबल डॉक्यूमेंट है बट उसको हम बिना रजिस्टर कराए भी एविडेंस में यूज कर सकते हैं। पहले तो लिंकेज समझो एविडेंस एक्ट के साथ। एविडेंस तो सबने पढ़ लिया है, सेक्शन 91 इंडियन एविडेंस एक्ट का बेस्ट रूल ऑफ एविडेंस है, बेस्ट रूल। ये कहता है कि अगर टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ग्रांट एंड अदर डिस्पोजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी वाज इन राइटिंग और was required by law to be in writing, then that document itself should be produced and वही admissible होगा as an evidence। Likewise 164 CRPC पुराने वाला, जहां पे कन्फेशन मैजिस्ट्रेट इन राइटिंग रिकॉर्ड करता है, ठीक है, तो वो क्या कहते हैं, रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी इन राइटिंग है। एक्नॉलेजमेंट सेक्शन 18 लिमिटेशन एक्ट जो ये कहता है आपको दैट एक्नॉलेजमेंट मस्ट बी इन राइटिंग, लॉ रिक्वायर कर रहा है उसको, तो ये तो एग्जांपल जिसकी होगी। या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको ये तो नहीं कहता इट शुड बी इन राइटिंग, कॉन्ट्रैक्ट कैन बी ओरल, इट कैन बी इन राइटिंग, हमने टू बी ऑन सेफर साइड राइटिंग में कर दिया। सो आइदर द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ इन राइटिंग और इट वाज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी राइट इन राइटिंग, then in that case the document itself should be produced। इसके अलावा एडमिसिबिलिटी नहीं होगी, 91 बार कर देता है ओरल, ठीक है। इसके साथ इसी के ऊपर 49C जो है रजिस्ट्रेशन एक्ट, वो क्या कहता है, इफ दिस डॉक्यूमेंट which was required by law to be in writing and it was also required to be registered, and if it is not registered it shall not be admissible in evidence, which means this being a specific provision will override this general provision। ये जनरल बन जाएगा, ये स्पेसिफिक बन जाएगा। 49C रजिस्ट्रेशन एक्ट का स्पेशल प्रोविजन है और 91 जनरल प्रोविजन है, तो जनरल प्रोविजन के ऊपर हमेशा ओवरराइड करता है आपका स्पेशल प्रोविजन। तो अब वो स्पेशल प्रोविजन क्या कहता था कि मेरा एक डॉक्यूमेंट जो इन राइटिंग है उसको आपको रजिस्टर कराना मैंडेटरी था, आपने रजिस्टर कराया नहीं तो वो एडमिसिबल इन एविडेंस नहीं होगा। बट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस टू इट। व्हाट आर दोज एक्सेप्शंस, इसी के ऊपर ये क्वेश्चन है। समझ में आया, ये चीज समझ में आई।
आप लिखें व्हाट आर द एक्सेप्शंस, लिखो। When a part of the compromise, number one है ये, when a part of the compromise related to the property, when a part of the compromise related to the property which was beyond the subject matter of the suit, which was beyond the subject matter of the suit, had been incorporated in the compromise decree, and not being a part of the operative portion, thereof did not require registration. रख देना एक बार। इसके साथ साथ क्लैरिटी दूंगी आपको। सेक्शन 17 के अंदर सबसेक्शन 2 है, सबसेक्शन 2 के अंदर क्लॉज 6 है, ठीक है, ध्यान से अब समझना इसको। सबसेक्शन 2 ये कहता है नथिंग इन क्लॉजेस बी एंड सी। बी एंड सी मीन्स जो 17(1) में बी एंड सी क्या है वो भी पढ़ देती हूँ आपके लिए। कोई भी ऐसे नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट्स जो क्रैडल करते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, 100 रुपए से ऊपर की प्रॉपर्टी है, उसकी कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। लेकिन वो कहते हैं नथिंग इन क्लॉजेस बी एंड सी विल अप्लाई टू दिस, विच मीन्स कि जो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन होनी थी वो इस क्लॉज 6 पे, एक ही बता रही हूँ अभी, बाकी और भी है, उस पे अप्लाई नहीं होगा। वो कौन सा? एनी डिक्री और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। जब बच्चे प्रॉपर्टी कोर्ट के थ्रू आपको मिलती है तो वहां पे रजिस्ट्रेशन नहीं होती, कोर्ट की डिक्री इटसेल्फ इज अ सफिशिएंट प्रूफ। लेकिन ब्रैकेट्स में इन्होंने लिखा है एक्सेप्ट अ डिक्री और ऑर्डर एक्सप्रेस टू बी मेड ऑन अ कॉम्प्रोमाइज, व्हिच मींस अ कॉम्प्रोमाइज डिक्री। यहाँ पे भी ये लिखवाया मैंने। And comprising immovable property other than that which is the subject matter of the suit, अब ध्यान से समझना। A वर्सेस B का सूट है इस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग। ये प्रॉपर्टी 100 रुपए से ऊपर की प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इसने सूट डाला हुआ फॉर द रिकवरी ऑफ द प्रॉपर्टी, मींस ये मेरी प्रॉपर्टी। कोर्ट की डिक्री आ गई और कोर्ट की डिक्री के हिसाब से ये प्रॉपर्टी वेस्ट कर गई ए में, इसकी रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी कोर्ट की डिक्री सफिशिएंट है इसके, ठीक है। टू बी ऑन सेफर साइड आप करा सकते हो। अगर आप रजिस्टर नहीं भी कराते तो आप वहां पे जो खसरा नंबर, खतूनी नंबर होते हैं रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में, आप वहां जाके कोर्ट की डिक्री दिखाओगे, उसके बाद उसमें चेंज कराया होगा। हर 4 साल में वो रिकॉर्ड्स चेंज होते हैं। अब ये जो कोर्ट की डिक्री थी उसके हिसाब से उन्होंने बोल दिया कि जो प्रॉपर्टी है ना वो इसकी है। बी कहता है जी इस प्रॉपर्टी में मेरी फैमिली रहती है, मेरे पास इक्वली गुड प्रॉपर्टी है, अगर ये मानता है तो मैं इसको वो वाली प्रॉपर्टी जो है वो दे देता हूँ। कॉम्प्रोमाइज आ गया। एक कहता है ठीक है मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो अपनी प्रॉपर्टी से मतलब है, सेम 500 गज की है, आप ये दे दो। कोर्ट की डिक्री तो नहीं मानी ना हमने कॉम्प्रोमाइज किया। वो कॉम्प्रोमाइज जो किया विच वॉज आउट ऑफ दिस, और वो क्या कहता है अदर देन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट। सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट वाज दिस ए प्रॉपर्टी, एक्स प्रॉपर्टी, एंड कॉम्प्रोमाइज के हिसाब से प्रॉपर्टी कौन सी ले रहे हो? वाई प्रॉपर्टी। दिस कॉम्प्रोमाइज डीड मस्ट बी रजिस्टर्ड। समझ में आया? लेकिन अब मैंने जो लिखवाया वो समझो क्या है। वो कहता है व्हेन अ पार्ट ऑफ द कॉम्प्रोमाइज, अब पार्ट है, यहाँ तो पूरा कॉम्प्रोमाइज रजिस्टर करा रही, अब वो कहते हैं सिर्फ एक पार्ट, एक हिस्सा कॉम्प्रोमाइज का
which was beyond the subject matter of the suit had been incorporated in the compromise decree. Compromise decree में एक और छोटा हिस्सा साथ में अटैच हो गया, and not being a part of the operative portion. ऑपरेटिव पोर्शन का पार्ट नहीं था, उसको कहा जी 500 गज है ये स्क्वायर यार्ड, ये दे रहा हूं, इसके साथ ना 40 स्क्वायर यार्ड का एरिया आपको एडिशनली मिल ही जाएगा, जैसे होता है ना कॉर्नर प्लॉट्स में मिल जाता है, वो मिल जाएगा, 15 स्क्वायर यार्ड 40 स्क्वायर यार्ड मिल जाएगा, उसको रजिस्टर कराने की अलग से जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी सिंपल कॉम्प्रोमाइज डिक्री रजिस्टर हो रही है. दिस इज व्हाट आई हैव डिक्टेटेड. दोबारा समझो. पहली चीज, ये प्रॉपर्टी अगर होती, कोर्ट की डिक्री से आती, जो प्रॉपर्टी वाई एक्स है आपकी, ये रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि कोर्ट की डिक्री से अपने आप हो गया. अब इसने कहा जी ये मत दो, आप ये वाई वाली प्रॉपर्टी दे दो उसको, ठीक है, और कॉर्नर प्लॉट है, उसको लगा चलो बेनिफिशियल पॉइंट है, दे दिया. कॉम्प्रोमाइज डिक्री रजिस्टर कराना मैंडेटरी, लेकिन उसके साथ एडिशनल एक ऑपरेटिव पोर्शन नहीं है, लेकिन कॉर्नर की एक एडिशनल चीज साथ में मिल रही है आपको, जैसे पार्क के बेनिफिट्स, कोई और बेनिफिट्स आपको साथ में मिल रहे हैं. वो बेनिफिट्स जो इस ऑपरेटिव पोर्शन का हिस्सा नहीं है, उसको रजिस्टर कराने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, वो इसके साथ साथ चलता चला जाएगा. इज दिस क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट लिखो. अब जो सेकंड पॉइंट लिखना है डिक्टेशन का, चाहते हो तो इसको ड्रॉ कर लो बच्चे, ये सारी चीजें आपको बाद में काम आएंगी. आपका सिर्फ 17-18 इंपॉर्टेंट प्रोविजन है आपके रजिस्ट्रेशन में. समझ में आ रहा है लास्ट में? That's a compromise suit. Yes, that's a compromise decree. And after a compromise decree, you need to get it registered. Because otherwise the principle of estoppel will apply. ठीक है. Second, लिखिए second point. The combined effect of section 53A of TPA. The combined effect of section 53A of TPA is that an incomplete transfer though not registered or even attested is regarded as a contract in writing if signed by the transferor or his agent. इसमें ब्रैकेट्स में लिखो बिफोर 2001. अब इसको ध्यान से समझना. एक बार 53A TPA ऑनलाइन निकालिए. 53A TPA ऑस्टेंसिबल नहीं है, पार्ट परफॉर्मेंस है. 41 ऑस्टेंसिबल है. निकल गया सबका? अब मैं रीड कर रही हूं आप लोगों के लिए. पार्ट परफॉर्मेंस where any person contracts to transfer for consideration any immovable property by writing signed by him or on his behalf from which the terms necessary to constitute the transfer can be ascertained with reasonable certainty, and the transferee has in part performance of the contract taken possession of the property. Transferor is the person who transfers the property. ट्रांसफरी जिसके फेवर में ट्रांसफर की गई है, ट्रांसफरी ने पार्ट परफॉर्मेंस के तरीके से पोजेशन ले लिया. मींस अभी तक सेल डीड में अग्रीमेंट टू सेल बना था, अर्नेस्ट मनी हुई और मैंने पोजेशन ले ली, मैं ट्रांसफरी. और द ट्रांसफरी बीइंग ऑलरेडी इन पोजेशन. कई बार क्या होता है ना, टेनेंट्स भी खरीद लेते हैं कि जी यही पसंद आ रहा है, वो ऑलरेडी इन पोजेशन था.
continues in possession in part performance of the contract and has done some act in furtherance of the contract. Done some act means half of the money has also been given. Then the transferee has performed or is willing to perform the part of his contract. Then, notwithstanding, overriding effect आया, that or where there is an instrument of transfer that the transfer has not been completed in the manner prescribed therefore by the law for the time being in force, that is Registration Act. The transferor or any person claiming under him shall be debarred from enforcing against the transferee and persons claiming under him any right in respect of the property of which the transferee has taken or continued in possession other than a right expressly provided by the terms of the contract. लेकिन नीचे देखो, provided that nothing in this section shall affect the rights of the transferee for consideration who has no notice of the contract or the part performance of the contract. नीचे एक footnoting है, दिख रही है? The words the contract though required to be registered has not been registered has been omitted. है ना? है omitted? अब अगर मैं सिर्फ 53A को पढ़ूं, जो कि अगेन जनरल लॉ है, वो कहता है मैं ट्रांसफरर, आप ट्रांसफरी, आप इस पोजेशन में रह रहे थे या आपको मैंने पोजेशन पार्ट परफॉर्मेंस में दे दी, उसके बाद मैं या मेरे बिहाफ पे मेरे अलार्स आपको डिस्पोजेस नहीं कर सकते अनलेस एंड अंटिल मैं रिकोर्स ऑफ लॉ न लूं. ठीक है? इवन दो अभी तुम्हारे और मेरे बीच में ये जो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है वो नहीं आया है. क्लियर है यहाँ तक? Means partly we have performed the contract, partly we will be performing the contract. You people are ready and willing to perform the contract. Then I cannot refuse to give you the property. This is 53A. अब 17(1) capital A देखो. Sorry बच्चे, तेरा पैरा आज मैंने ले लिया, मेरा है नहीं अभी मेरे पास. अब 17(1) A को भी अगेन इन्होंने 2001 में ऐड किया बच्चों. ठीक है? The document containing contracts to transfer for consideration आ गया. जो डॉक्यूमेंट कॉन्ट्रैक्ट टू ट्रांसफर फॉर कंसिडरेशन मींस एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं जिसमें कंसिडरेशन है और वो ट्रांसफर की बात कर रहा है. मेरे और तुम्हारे बीच में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का कॉन्ट्रैक्ट बना है जो पैसों के लिए बना है, कंसिडरेशन के लिए. एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर द पर्पस ऑफ 53A ऑफ TPA, व्हिच मींस व्हाट, कि मैंने तुम्हें प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी है. शैल बी रजिस्टर्ड आ गया. शैल बी रजिस्टर्ड इफ दे हैव बीन एग्जीक्यूटेड ऑन एंड आफ्टर, या तो 2001 को या 2001 के बाद हुए हैं, after the commencement of registration and other related laws, and if such documents are not registered on or after such commencement, then they shall have no effect for the purposes of said section, which means अगर आपने उसको 2001 के बाद रजिस्टर नहीं कराया तो मैं एज अ ट्रांसफरर आपको निकाल दूंगी. आप चाहे ये भी कहते रहो ना, आई एम रेडी एंड विलिंग टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज द डॉक्यूमेंट वाज नॉट रजिस्टर्ड, आई कैन सेल दैट प्रॉपर्टी टू एनीवन एल्स एंड वहां पोजेशन ले सकती. द ओनली थिंग दैट यू कैन क्लेम फ्रॉम मी इज फाइलिंग अ सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. समझो कैसे? SRA स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की बात करता है, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड बात करता है. ठीक है ना? जो चैप्टर 2 या 3 है आपका, 3 आई थिंक, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स लिखा हुआ है. यहाँ क्या है? कॉन्ट्रैक्ट टू ट्रांसफर, व्हिच मींस मेरे 2H के सारे इंग्रेडिएंट्स ICA के कंप्लीट है. मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट टू ट्रांसफर बना था, 53A के हिसाब से मैंने तुम्हें पोजेशन में डाल दिया था. पार्टली हमने अपना कॉन्ट्रैक्ट आधा आधा परफॉर्म कर लिया था. अब तुमने पैसे देने हैं, मैंने उसके बाद तुम्हारे को ओनरशिप ट्रांसफर करनी है. अब वो कहते हैं 2001 से पहले तो कोई दिक्कत नहीं थी, मैं तुम्हें निकाल नहीं सकती थी, और अगर निकालती भी तो तुम मेरे अगेंस्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तो डालते फोर्सफुली, प्लस साथ में कहते हैं कि इनको बोलो कि रजिस्टर भी करा के दे, फोर्सफुली ये भी कर. अब इन्होंने वो चीज हटा दी. That now you cannot force me कि जी रजिस्टर कराओ. तुम सिर्फ इतना कह सकते हो कि मैडम को बोलो कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली परफॉर्म कराएं, और अगर मैंने तुम लोगों के अलावा इन लोगों को प्रॉपर्टी सेल कर दी और इन लोगों ने रजिस्टर करा ली प्रॉपर्टी,
तो फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, क्योंकि इनका पहला हक होगा, तो तुम लोगों को मैं निकाल लूंगी, जो डैमेजेस होंगे डेफिनेटली मैं दूंगी, लेकिन रजिस्ट्री के बाद ऑनर कौन बनेंगे, ये बनेंगे, ना कि तुम। समझ में आया इसकी लिंकेज? तो अगर 53A है, अगेन बीइंग अ जनरल प्रोविजन, इट हैज बीन ओवररिडन बाय 17 का 1A। क्लियर? ये लिंकेज बार बार आएगी, इंटरव्यू में पूछी जाती है, प्लीज इस पे फोकस कीजिएगा। वो तो क्लियर है, यहाँ पे भी तो जनरल प्रोविजन, वहां पे हम क्या कर सकते हैं? देखो, फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यू नीड टू प्रोड्यूस द कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ, एंड द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी रजिस्टर्ड एज पर IRA। सो अगर नहीं है तो आप जा सकते हो सूट में। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किसी भी डॉक्यूमेंट का किया जा सकता है इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स रजिस्ट्रेशन, क्योंकि SRA रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं करता, वो ये करता है कंपलसरी। तो आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में जा सकते हो, बट फॉर डिक्लेयरिंग कि आप डेक्लेरेटरी डिग्री में जाओ कि इनको बोलो रजिस्टर कराएं, वो नहीं करा सकते। क्लियर है सबको? आप थर्ड पॉइंट लिखो। ऑनलाइन आपको भी समझ में आ रहा है? हरमन, यू हैव आई थिंक लॉग्ड इन ट्वाइस, समझ में आ रहा है क्या? चलिए नेक्स्ट, एन अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट, थर्ड पॉइंट, affecting immovable property, affecting immovable property required to be registered, required to be registered, may be received in evidence, may be received in evidence of a contract in a suit, in a suit for specific performance, or as an evidence of the part performance of the contract, as an evidence of part performance of the contract, brackets में लिखो, however, after 2001 Amendment Act, after 2001 Amendment Act, the document is required to be registered. The document is required to be registered. अब ये क्वेश्चन खत्म। अब इंट्रोडक्टरी लाइंस हैं थोड़ी सी कि रजिस्ट्रेशन एक्ट से पहले क्या था, व्हाट वाज द नीड, इतना सा लिखो। बिफोर रजिस्ट्रेशन एक्ट of 1908, the system of registration, the system of registration was also prevalent, was also prevalent in British India, in British India। आप चाहे ना माइनर के लिए एक ही रजिस्टर लगा लेना, जैसे मैं देख रही हूँ कईयों ने मोटे वाला रजिस्टर लिया है, तो उसमें 3-4 माइनर्स आराम से आ जाएंगे आपके। हाँ, टीपी आ जाएगा इसमें, ये कर सकते हो, अदरवाइज जितने भी माइनर्स हैं उनका लगा सकते हो, ठीक है। एंड इंट्रोड्यूस्ड Bengal regulation, Bengal regulation ऐसे लिखिएगा 36 of 1793 in Bengal,
of 1793 in Bengal, comma, Bombay Regulation 4 of 4 भी ऐसे लिखिएगा प्लीज. Bombay Regulation 4 of 1802 in Bombay, of 1802 of Bombay. Next, Madras Regulation 17 of 1802 in Madras. 1802 in Madras. Then came the Act 1 of, then came the Act 1 of 1843, 1843 up till Act 16, up till Act 16 of 1864, up till Act 16 of 1864. Next line. To overcome the lacunas, to overcome the lacunas, Act 20 of 1866, Act 20 of 1866 came into power that provided, or which provided that instruments, which provided that instruments related to 4 classes must be registered. Related to 4 classes must be registered. Last line. Act of 1866 was replaced by 1871, and later on 1871 was replaced by 1877, was replaced by 1877, and finally Act 16 of 1908 came into power. 16 of 1908 Act came into power. आपका जो रजिस्ट्रेशन एक्ट है, अगर आपको कभी भी क्वेश्चन के साथ लिखना हो मीन्स आंसर्स में, तो आप उसको लिखोगे द रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1908. 9 नहीं लिखोगे. 9 में आया था 1 जनवरी को 1909 जैसे सीपीसी आया था, बट 1908 आप अपने आंसर्स में लिखोगे बच्चों, राइट? इसके बाद लिखो इम्पोर्टेंस ऑफ रजिस्ट्रेशन. क्या हुआ पूछो. फील फ्री टू आस्क एनीथिंग, क्योंकि बच्चे जो टाइटल होता है हम टाइटल के हिसाब से जाते हैं. सो इट्स द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908. आया 1909 में है, मींस 1 जनवरी को आया है, बट आपका हाँ एनफोर्समेंट हुआ. ठीक है, ये ध्यान रखिएगा. यहाँ पे रजिस्ट्रेशन में आप लोगों का बैच कौन कौन सा बैच है जो सीपीसी भी लगा रहा है? साथ में सीपीसी भी लगा रहे हैं आप लोग सब. आपका तो अभी वाला बैच नहीं है. हाँ नहीं, बैच कौन सा है बच्चे आपका? मंथ कौन सा है? अक्टूबर मंथ है ना आपका. अभी आपने ज्वाइन किया ना, तो आप सीपीसी का एक्सेस ले रहे हैं. ठीक है. कुछ भी ना समझ में आए, जिन लोगों के अभी रिकॉर्डेड, किन किन के पेंडिंग लेक्चर्स पढ़े हैं सीपीसी के? 2 जनों के बस, बाकी किसी की पेंडिंग तो नहीं है? समझ में आ रहा है? आप लोगों को जो भी कोई डाउट हो, कभी भी हो, विद इन द क्लास आप लोग पूछ सकते हैं. एंड आई वुड रिक्वेस्ट
कंडीशंस ऑफ रजिस्ट्रेशन लिखो। कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो आपको इसमें या किसी और सब्जेक्ट में समझ नहीं आ रही है? श्योर लिखो। अब लगने लग गया? सेट ऑफ के बाद लगने लग गया? एग्जाम्पल्स कर लेंगे, ठीक है? ठीक है, एक रिक्वेस्ट करूंगी आप लोगों से अभी से, क्योंकि राजस्थान मेंस इज आल्सो आउट, सो दे विल बी कंडक्टिंग इंटरव्यू सून। तो आप ये मान के चलो अगले साल दोबारा राजस्थान आ रहा है, क्योंकि इन्होंने ज्यादा सीट्स नहीं भरी है, ठीक है? पंजाब आ रहा है, दिल्ली आ जाएगा, एमपी आ जाएगा। 4 स्टेट्स हैं आपके हाथ में, चारों की चारों स्टेट्स बेस्ट स्टेट्स। हरियाणा नहीं आएगा, ठीक है? हरियाणा 2026 में आएगा। So those who are only keen to go into the Haryana, please make it a habit. I'm telling you personally. First, grab the opportunity of becoming a judge anywhere. Then your own state, if you wish to. अगर हिमाचल आ जाएगा सच, 5 स्टेट्स, 6 स्टेट्स आराम से अगले साल। और आप ये देखो आपके सब्जेक्ट्स कितने कंप्लीट हुए। पैनिक करना नहीं है, पहली चीज बता दूं। अगर आपको लगता है कि आपके बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो खत्म नहीं हुए, ठीक है, लाइक वही सीपीसी चल रहा है, सीआरपीसी चल रहा है, एविडेंस आप लोगों का हो चुका है, कॉन्स्टी है, रजिस्ट्रेशन है, और 3-4 सब्जेक्ट्स और चल रहे हैं आपके, है ना? हिंदू मुस्लिम ये सब चल रहा है। बच्चे 4 सब्जेक्ट्स ऑप्ट करो, इसके साथ साथ पिछले सब्जेक्ट्स की रिवीजन करो। दोज हु आर नॉट अटेंडिंग एनी ऑफ द सब्जेक्ट्स, देन फोकस कि आपको एक बेस बुक रखनी है, हमसे पूछ जाओ कौन सी रखनी है, खुद पढ़ना शुरू करो। ऐसा नहीं है कि आप पेपर नहीं निकाल सकते, पेपर निकलता है। लेकिन दूसरी चीज, मेंस की तैयारी करोगे तो पीटी निकलेगा। अगर आप ये सोचो कि पहले मैं पीटी रट लूं तो नहीं निकलेगा। अगर बीच वाली स्टेज को पकड़ते हो तो बीच वाली स्टेज आपको पहली और आखिरी स्टेज दोनों को पार कराएगी, लेकिन अगर बीच वाली स्टेज को पकड़ोगे ही तब जब मेंस आएगा तो नहीं निकलेगा। लिख के ले लो, शैलेंद्र मलिक की हरियाणा की, शैलेंद्र मलिक की दिल्ली की बुक आती है मेंस की सॉल्ट। प्लीज टेक दैट बुक। कोई ना तो वो मेरा रिश्तेदार है, ना मैं उसको जानती, ना मुझे कोई फर्क पड़ता। द ओनली थिंग इज उसका पैटर्न एज फार एज चावला पब्लिकेशंस बेटर है। उसको पढ़ो सिर्फ। मैं ये नहीं कहती कि उसी को पढ़ के रट के जाओ, फिर तो तुम्हारे आ लिए नंबर नहीं आएंगे। उसको क्वेश्चंस को पढ़ो। मैंने जैसे बोला कि कई बार हमसे भी स्किप हो जाती है तो जजमेंट्स लिखवानी, जजमेंट उठा लो, जो लिखा वो उठा लो, उसके बाद अपने नोट्स पढ़ो, उसके ऊपर वो नोट्स को ऐड करो, और क्वेश्चन डेली का एक मेंस का लिखना शुरू कर दो प्लीज। नहीं तो 3 महीने हैं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। अक्टूबर तो मानो तुम्हारा फेस्टिवल्स में गया पूरा, कि 1 नवंबर को दिवाली है तो 1, 2, 3, 4 तक, 5 नवंबर तक मान के चलो आपने कुछ नहीं करना लाइफ में। 5 के बाद 2 महीने, एंड मेक श्योर अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर ली तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी इस टाइम। किसी भी स्टेट में जज बन जाओ एक बार, फिर आ जाना अपनी स्टेट, बिकॉज यू नेवर नो व्हाट डेस्टिनी हैज टोल्ड फॉर यू। बहुत एग्जांपल्स है मेरे पास देने। इंटेलिजेंट पीपल हु कैन नॉट क्रैक हरियाणा, बीइंग ऑफ हरियाणा कैडर, ठीक है, बट दे आर क्रैकिंग द अदर स्टेट्स एंड दे आर अभी जज। तो वो क्यों नहीं छोड़ रहे? जज तो है ना, एक वो जो रेप्यूटेशन है। हाँ, फैंटेसाइज मत हुआ करो। अगर आपको फैंटेसाइज होना है तो ऑफ कोर्स फिर हरियाणा पंजाब है आप लोगों के लिए। अगर आपको पावर शो करनी है, शो ऑफ करना ज्यादा अच्छा लगता है, देन इट्स हरियाणा पंजाब। इट्स नॉट एन इजी थिंग टू डू, है ना? जैसे कहते हैं ना, इट्स नॉट एन इजी नट टू क्रैक, सेम है आपके लिए। तीनों स्टेट्स दिल्ली हरियाणा पंजाब इजी नहीं है क्रैक करना। लेकिन अगर आप दिल्ली की तैयारी करते हो तो आई एम एश्योरिंग यू आपके सारे सब्जेक्ट्स जो निचली वाली जितनी भी स्टेट्स हैं वो कहीं ना कहीं पे सूनर और लेटर विल पे यू। Because Delhi is one of the toughest exams, one of the toughest exams. And benefit जो मैं बता दूं आपको वो ये है, 11 डिस्ट्रिक्ट्स, हरियाणा पंजाब 22 डिस्ट्रिक्ट्स, 22 डिस्ट्रिक्ट्स में 24 साल, आप यंगेस्ट से यंगेस्ट भी 24-25 साल में लगे। डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, अच्छी चीज बता रही हूँ। एडीजे डीजे के लेवल पे रिटायर हो गए अगर पंजाब हरियाणा जाते हो, और अगर यही चीज दिल्ली में जाते हो
चांसेस आर हाई कोर्ट जाओगे और रिटायर हो। परमानेंट रेजिडेंस, हर 3 साल के बाद अपना सामान नहीं उठाना, सिर्फ कोर्ट चेंज होगी, सामान एक ही घर में हमेशा। Promotions are always better in Himachal. Promotions are always better in Delhi. Promotions are very less, rather stagnant situations are there in Haryana and Punjab. I mean, if you are actually keen in Haryana and Punjab. Haryana and Punjab. I believe in this. हिंदी का पेपर भाषा विभाग है पटियाला में, मैं नंबर भेज दूंगी, 4 बार करते हैं वो पेपर। अभी लास्ट डेट उसकी 10 अक्टूबर से पहले पहले है, भर दीजिए और आपको वो हो जाएगा। मुझे रिमाइंडर डाल देना, मैं आपको भेज दूंगी। हिंदी पंजाबी जिसने भी करनी हो, भाषा विभाग वाले पटियाला में कराते हैं, मैसेज देखना होता है। ठीक है, ठीक है जी, प्लीज फोकस कर लो। और बुक्स हैं अभी आपके पास? कोई पीटी की बुक्स हैं जो सॉल्व कर रहे हो? यूनिवर्सल है, वेनी कुमार गुप्ता है ना, उसको कर लो, लेकिन उस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है, उसमें गलत हैं चीजें। बेयर एक्ट के साथ पहले तो एक काम आप करो, आप मुझे ये बताओ आप सॉल्व कैसे करते हो? आई मीन व्हाट इज योर स्ट्रैटेजी? क्योंकि ये मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा खत्म करने में। 11 लेक्चर्स मींस 11 लेक्चर्स, मे बी 10 लेक्चर्स, जिस हिसाब से आपको समझ आ रहा है, टच वुड 10 लेक्चर्स। ठीक है, बाकी जैसे कोई सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ है आपका, कोई भी सब्जेक्ट? पार्टनरशिप 16 हो गया, 3 हो गए, एसआरए भी हो गया, 4 हो गए। चलो 4 में मानती हूँ, 3 मान लेते हैं, चलो 3 सब्जेक्ट्स खत्म हो गए। उन 3 सब्जेक्ट्स के नोट्स भी आपके पास, ठीक है, बेयरैट भी पढ़ रखा है। अब आपको सपोज करो एसआरए सॉल्व करना है साथ, कैसे करोगे सॉल्व? पहले क्या करोगे? और पढ़ोगे ना, बेयरैट नोट्स, इसके साथ एक एडिशन और कर दो, लाइव लॉ का एक्सेस है सबके पास, है ना बच्चे? देखो लाइव लॉ के एक्सेस में एसआरए के ऊपर जितनी जजमेंट्स, अब जो मैं आपको बता रही हूँ, कल भी एक जजमेंट आई है, ठीक है, 10 सितंबर की एक जजमेंट आई है, वो पढ़ी? वही कह रही हूँ, आई पढ़ी क्या? उनकी लिस्ट निकालो, कहाँ लिखोगे? आपके यहाँ रजिस्टर में पेज तो बचे होंगे ना एसआरए के, लिखो ना लेटेस्ट जजमेंट्स टॉपिक वाइज। उससे क्या होगा, आपका इंटरव्यू भी तैयार हो रहा है, मेंस भी तैयार हो रहा है, पीटी में क्वेश्चंस एडिशनल जो भी आएंगे वो तैयार हो रहे हैं। क्योंकि एग्जामिनर जो बनाएगा ना क्वेश्चन बच्चे, वो 2024 के हिसाब से बनाएगा आपका क्वेश्चन पेपर, और उसमें वो क्वेश्चन डाल सकता है वन लाइनर के रूप में, पैराग्राफ के रूप में, एक असर्टिव सेंटेंस में उसको लिख लो। ठीक है, क्वेश्चन मार्क करना है तो कर लो, मेरे हिसाब से वो बेस्ट रहता है कि फर्स्ट यू राइट डाउन अ क्वेश्चन एंड देन आंसर, उससे हमेशा ध्यान रहता है। बाकी अगर आपको एफर्मेटिव में लिखना है कि हाँ जी एक सेंटेंस फॉर्मेशन लिखनी है, वो लिख लो, वो खत्म करो, देन स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चंस। और मैक्सिमम टाइम पीरियड आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग नए हो, 5 घंटे से ऊपर नहीं होना चाहिए, जिसमें आप नोट्स पढ़ोगे, बेयर एक्ट पढ़ोगे, जजमेंट्स पढ़ोगे, फिर उसके बाद आप अपने एमसीक्यू सॉल्व करोगे एंड मेक इट अ टारगेट 125 in 1 hour। मेक इट अ टारगेट, रीच अप टू दैट स्पीड, ब्रेन को ट्रेन करो कि 125 क्वेश्चन 1 घंटे में कर लोगे। नथिंग लाइक इट, नथिंग लाइक इट। एंड सेकेंड थॉट नहीं देना, द मोमेंट सेकेंड थॉट दिया 110% गलत है, सेकेंड थॉट नहीं देना। और दूसरी चीज, माइंड को ट्रेन करो। आप खुद भी देखते होगे, बहुत हेस्टी डिसीजंस ले लेते हो कई बार, अरे ये तीनों ऑप्शंस पढ़ी नहीं, पहली ऑप्शन टिक कर दी, बाद में ओह शिट ये तो पढ़ा नहीं था, ये था। डोंट डू दैट। मींस ये इसमें भी करके आओगे, सब करके आएंगे, हम भी करते हैं। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि ड्रॉबैक है आपके अंदर, ये माइंड ये करवाएगा। लेकिन अगर 2 क्वेश्चन है 125 में से तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो 10 क्वेश्चन है तो तुम्हारे दिमाग में दिक्कत है। समझ रहे हो? तो 2 क्वेश्चन तक तो जायज है, सब करते हैं, हम भी करके आते हैं। लेकिन 125 में से 10 करोगे, 15 करोगे तो गलत हो जाएगा। क्योंकि बच्चे आपको हर हाल में 110 क्वेश्चंस करेक्ट चाहिए, सिर्फ 2 क्वेश्चंस का या 5 क्वेश्चंस का मैक्सिमम गलती का टारगेट ले सकते। समझ रहे हो? 5 का मतलब है 2.5 नंबर गए। 110 मीन्स 440 में से अगर आपके 5 नंबर चले गए तो 435, और 400 से ऊपर वाला बच्चा श्योर शॉर्ट मीन्स लिखेगा। तो आप रिस्क नहीं ले सकते,
चाहे वो आपका हरियाणा, पंजाब, दिल्ली कुछ भी हो। दिल्ली में 200 में से 161 कट ऑफ गई थी, ये देख लेना। डराना नहीं है, पढ़ना है। और आप लोगों के लिए सच्ची बोलूं, कंपटीशन बहुत हार्ड है, तो गिव इट योर टाइम, 18 आवर्स अ डे। Forget about everything right now. Sleep, diet, and studies. Any other mental stress should not hit you. Should not hit you. और हफ्ते में एक दिन फ्री रखो। फ्री रखो, घूम के आओ, जो करना है वो करो, लेकिन 6 दिन शिद्दत से पढ़ो। एक दिन पूरा फ्री रखो, क्या दिक्कत है? घूमो जहां मर्जी घूमो, इलांटे है, जहां मर्जी घूमो। मुझे कहोगे मैं घुमा लाऊंगी, कोई टेंशन नहीं, बट 6 डेज नहीं फिर घूमो। करते हो ऐसे, पढ़ते हो ऐसे। आपके लिए और मुश्किल है, थोड़ा सा और अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा, बट बाकियों के लिए मुश्किल नहीं है ना। प्लीज मेक श्योर एंड बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। रिवाइज नहीं करते। अच्छा, एक सजेशन देती हूँ, आपको बेटा कितना छोटा है ना? हाँ, तो ही वोंट बी अंडरस्टैंडिंग लॉ, है ना? आप क्या किया करो, उसको बिठा लिया करो। आफ्टर एवरी 5 डेज गैप दो, ये सबके लिए आप लोग मिरर के सामने बैठ जाओ, या अपने छोटे भाई बहन को पकड़ लो, ठीक है, बड़े भाई बहन को पकड़ लो जो आपको बियर कर सकते, पेरेंट्स को पकड़ लो जो भी कोई बियर कर सकता है आपको, उनके सामने बोलो बस मुझे सुन लो, बाकी कुछ नहीं करना, ठीक है? सुनने के बाद क्या करो, आज मैंने रजिस्ट्रेशन खत्म करा, अपना बता रही हूँ मैं, पर्सनल एक्सपीरियंस। रजिस्ट्रेशन खत्म किया, पूरा अच्छे से पढ़ पढ़ के मैंने सारा खत्म कर दिया। अब मैं 5 दिन नहीं छेड़ूंगी इसको, ठीक है? आई एम इन हैबिट लाइक वॉक कर रही हूँ या कुछ काम कर रही हूँ या म्यूजिक सुन रही हूँ, साथ के साथ ना दिमाग में लेट्स रिवाइज एविडेंस या रजिस्ट्रेशन। मैंने करना शुरू कर दिया, अच्छा इसमें ये था, इसमें ये था, आंखें खुली, मेरा ये बेयर एक्ट छपना शुरू हो जाता है। जब वो आपके दिमाग में ऐसे आंखों के सामने छपना शुरू हो जाएगा ना, विच मीन्स आपके यहाँ रिटेन होना शुरू होगा, और वो ग्रेजुअली होगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज इंट्रोस्पेक्शन। ये आप उसके सामने बोलो, उसको नहीं समझ में आएगा, शीशे के सामने बोलो। मैं तो अकेले रूम में बोलती हूँ, मेरी आदत है। मैं वो भी नहीं बनाती, मैं क्या करती हूँ, मेरे रजिस्टर्स कभी देखिएगा इतने ज्यादा भर जाते हैं, शीट्स हैं रफ। अब जैसे ये तो फेयर दिख रहा है आपको मेरा, इसी को रफ होगा तो क्या होगा, एक एक पॉइंट और हैंडराइटिंग किसी को समझ नहीं आएगी मेरे अलावा। वैसे करके बना दिया, फिर दोबारा बनाओ। आफ्टर एवरी 10 डेज आई एम टेलिंग यू, बिकॉज तभी मैं बोल रही हूँ ना, 18 घंटे कम है आपके लिए। अगर आपके 3 सब्जेक्ट्स हो चुके हैं, 4 सब्जेक्ट्स आप यहाँ चला रहे हैं, सो इन टोटल 7 सब्जेक्ट्स को रिवाइज करना है, विच इज वेरी डिफिकल्ट। तो वो इंट्रोस्पेक्शन से आएगा। रिवाइज एज मच एज यू कैन, लेकिन गैप के बाद। जैसे एक दिन तो पूरा ऑफ लो आप, अगर आपको लगता है कि नहीं 6 दिन कंटिन्यूस नहीं पढ़ा जाता, तो हाफ ऑफ डे ऑफ ले लो। किसी दिन बीच का एक मिड डे हाफ ले लिया, एक संडे को किसी दिन हाफ ले लिया, वो चॉइस इज योर्स, जैसे भी तुम्हारे को ठीक लगे। और उसके बाद फिर दोबारा करो, बट इंट्रोस्पेक्शन इज नेसेसरी। एंड आंसर राइटिंग, जजमेंट, मेक इट अ हैबिट। इंग्लिश न्यूज़पेपर, स्टार्ट रीडिंग इट। I mean, if you are reading newspaper daily, हिंदी में प्रॉब्लम है मुझे, अभी के लिए मैं कहूंगी साथ में वो भी कर, क्योंकि हिंदी हरियाणा आना बहुत टाइम है। चलो इसके पास टाइम है अभी, बाकी तुम्हारे पास भी है ना, तुम भी परस्यू कर रही हो ना अभी, बट इतना भी टाइम नहीं है। आज ये लगा ले कि अगर ये सब्जेक्ट्स यहाँ खत्म हुए, तो दोबारा चाहे आप लगा भी लोगे और कोई और पढ़ाएगा, वो डिफरेंट अप्रोच होगी, फिर आप फिर भूल जाओगे। बेटर है एक सब्जेक्ट एक टीचर से ही लगाओ, उसके बाद सिर्फ अपने नोट्स में एडिशंस करो, दैट्स इट। क्या है, क्या है बोलो।
Get your vitamins tested. B12 and vitamin D should be tested. Should be tested. सबसे ज्यादा कम रहेगा, and you being female और कम होगा. बच्चे जो डाइट है ना, you are a vegetarian, so get vitamin D and B12 tested first. Experience matters, no? वो डॉक्टर प्रिफिक्स हुआ ना, आधे से ज्यादा दवाइयां मैं प्रिस्क्राइब कर रही होती लोगों को जिनको नहीं पता कि मेरी एक्चुअल क्वालिफिकेशन क्या है, और वो मुझे रिपोर्ट्स दिखा रहे होते हैं. एंड लकीली बिकॉज आई हैव अदर बैकग्राउंड आल्सो डॉक्टर्स का, तो मुझे पता चल जाता है कुछ. लेजीनेस, that's all because of your deficiency. All because of deficiency. डाइट क्या, डाइट खा भी रही होगी तो लगता तो कुछ है नहीं उसे. तो जंक फूड खा रही है क्या ज्यादा? शक्ल से तो लग रहा है. सही. मेरे को तो कह रहा हूँ होम्योपैथी भी मैंने तो फेल कर दी, तो बाकी तुम लोगों के ऊपर काम करे तो नथिंग लाइक इट, मेरे ऊपर तो नहीं काम करी, इसीलिए मैं तो गई मैदानता. बट समझ आ रहा है. हाँ. 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 ऑर्डर्स पे जा रहे हैं, हाँ, तो हम चल क्या रहा है. आप बताती हो उसका रीजन. गुड क्वेश्चन, सबके दिमाग में हो. बच्चे सीपीसी सीआरपीसी सेक्शन वाइज पढ़ ही नहीं जा सकते, वो हमेशा स्टेज वाइज पढ़ी जाएगी. उनकी स्टेज ही डिफरेंट. एक क्राइम कमिट हुआ है सपोज, तो सबसे पहला काम क्या होगा तेरा, तूने यहाँ क्राइम कमिट होते हुए देखा, व्हाट वुड बी योर फर्स्ट इनिशिएटिव? लॉजिंग, इन्फॉर्मिंग द पुलिस ना. अरेस्ट तो बाद में होएगा ना. अब अरेस्ट का चैप्टर पहले है, एफआईआर बाद में. सो डोंट गो बाय द सेक्शंस इन द चैप्टर्स एंड द ऑर्डर्स, ऑलवेज गो बाय द स्टेजेस. हाँ. 19 का सब रूल 3. हाँ. हाँ, जो भी है कहती. ठीक है. हाँ. तेरी तरह सीपीसी मैंने भी पहली बार पढ़ा था पहले, उसके बाद उसको पढ़ती चली गई. समझाने के टाइम पे मुझे कुछ नहीं देखने की जरूरत, डिक्टेशन कराने के टाइम पे मुझे एडिशनल देखने की जरूरत है क्योंकि तुम्हें ज्यादा कराना है. अब फर्क ये है बच्चे, एक बार में मेजर सब्जेक्ट समझ नहीं आते, यू हैव टू ग्रेजुअली गो थ्रू देम. ठीक है. आई टेल यू, माय मेन फोटे इज क्रिमिनल लॉ. समझ रहे हो तुम? बिकॉज माय फादर इज अ क्रिमिनल लॉयर, सो माय मेन फोटे इज क्रिमिनल लॉ. आई एम बेस्ट इन क्रिमिनल लॉ. कैन यू से एनीथिंग अबाउट द सीपीसी? I am specialized in CPC as well. The reason is studying again and again. Practice. अब CPC CRPC में ऐसे रिलेट कर लेती हूँ. क्यों? टाइम हो गया बहुत ज्यादा. टाइम ही सब कुछ सिखाएगा. पढ़ना जरूरी है. अगर आप ये सोचोगे कि आज मैंने सीपीसी कर लिया, मैम ने जो रिवाइज कराया कर लिया, ये जरूरी नहीं है. आप ये समझो ना, मैंने किस कंटेक्स्ट में आपको पढ़ाया. अब सपोज करो 53 टीपी में 17 के साथ पढ़ाती, मैंने अभी एक क्वेश्चन के साथ पढ़ा दिया आपको, उसके साथ भी पढ़ाऊंगी, बट रिलेटेड कि मैम ने इसका बैकग्राउंड या 91 का बैकग्राउंड दिया क्यों है. जिस दिन वो रिलेशन समझ में आ गया ना, उस दिन सब समझ में आ जाएगा. पीपल यूज टू से, आई डोंट नो व्हाई,
उसमें तुम खुश नहीं हो। पता है इसका भी रीजन है, हमें जो चीज आसानी से मिल जाती है ना हम उसमें खुश नहीं रहते, जो चीज हमें मुश्किलों से ग्रैब करके चीजें मिलती है ना हम उसमें खुश रहते हैं। तुम्हें लगता है नहीं नहीं यहाँ तो क्या पढ़ रहे वो भी देखे साथ, और फिर करते हो तुम ऐसे करते हो। बिकॉज बच्चे एवरी पर्सन हैज अ डिफरेंट वे, different understanding. We have seen practical. I used to also talk to my father regarding the same कि ये ऐसे कैसे बोल गया, ये ऐसे कैसे हो गया, यहाँ तो ये लिखा है. He's like, forget about the theory there. You are here in the practical world. This is how practical works. अब आपका कंप्लेंट का है, सपोज करो, नहीं पता बच्चों को कि जब आपका कंप्लेंट केस होता है उसमें प्री चार्ज हियरिंग इज मैंडेटरी, मैंडेटरी इन कंप्लेंट केसेस, पॉक्सो केसेस में सबसे पहले प्री चार्ज हियरिंग होती है. वो किसको पता है? प्रैक्टिकल लॉयर्स को पता है. हमने कर रखे हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं प्रॉपरली. हम नहीं तो क्या करते हैं, जज चार्ज फ्रेम करेगा एफआईआर के बेसिस पे और उसके बाद आगे आर्ग्यूमेंट्स. वो कहते नहीं, वो तो सिर्फ उस केस में है ना जो एफआईआर का केस है या इन्फॉर्मेशन का केस है. कंप्लेंट केस में क्या है, अलग है. वो अब ऐड हुआ है आपके सीआरपीसी में, पहले नहीं था ऐड, लेकिन वो है, वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है. अगर आप वो पता ही नहीं आपको तो आप कैसे जज बन जाओगे, कैसे जेएमआईसी बनोगे? चलो बॉक्सो तो आप लोग नहीं डील कर पाओगे अभी, बट स्टिल नॉर्मल केस, कंप्लेंट केस आ गया कोई, उसमें तो आपको प्रीचार्ज करना पड़ेगा ना बच्चे. चाहे आप थोड़ा सा सुनो वकील को, सुनना पड़ेगा. दिस इज व्हाट वी आर सेइंग हियर. अब हम कहते हैं सेकंड अपील जो है जनरली नहीं लगती, एक्सेप्ट ऑन अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ. यू गो टू हाई कोर्ट, एवरी सिंगल थिंग इज आरएस से आरएस से आरएस से. डिफरेंस है ना. आप बच्चे ये नहीं समझ पाते इंटरलोकेटरी इंटरिम ऑर्डर्स, ये थ्योरी में समझा सकते हैं. गो टू एन एडवोकेट, दे विल से दे आर बोथ सेम, इंटरचेंजेबल. है फर्क. ये सिर्फ वो समझ पाएंगे जो लोग प्रैक्टिकल जा रहे हैं. सब कुछ अलग है, सब कुछ अलग है बच्चे, सब कुछ अलग. आई वॉज लिटरली शॉक्ड. सीनियर सिविल लॉयर was filing a revision in a case of a deemed decree against rejection of plaint. Imagine. And the court, the judge admitted it. Admitted it. Why? Practice. I challenged it. I produced the judgment of our present Honorable Chief Justice of India. तो उन्होंने लिखा हुआ it's a deemed decree and 2-2 is also the same. Then they got to know it's a decree, it's appeal, no revision. Senior lawyer, renowned civil lawyer, I would say. ये गलतियां हैं और ये तुम लोगों को ठीक करने की जरूरत है. तभी तो अब क्या कह रहे हैं जजेस, आपको क्या कह रहे हैं, कितना आपके एजुकेशन सिस्टम में चेंज आ गया. खुद सोचो ना आप लोग, आया ना चेंज. बच्चे अगर वही लोग अच्छे से पढ़ाते तुम यहाँ क्यों आते, मुझे बताओ, जरूरत ही क्या थी. ठीक है. अच्छा, दूसरी रीजन ये है उनको भी तो जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं है, वो भी क्यों कराएंगे ज्यादा. तो everybody is thinking about their personal benefits, they forgot that the purpose here is something different, है ना. वो भी भूल चुके हैं. भाई नहीं कराना तो नहीं कराना. आप मानोगे नहीं, चाहे चलो ठीक है वी आर फ्रॉम पीयू, बट वहां पे भी सारे प्रैक्टिसिंग लॉयर्स आते हैं जो आपको सीपीसी और सीआरपीसी पढ़ाते हैं. दे विल गिव यू द ब्रीफ, दे विल गिव यू द प्रेजेंटेशन पीपीटीज, लर्न इट, क्रैम इट एंड राइट इट डाउन, दैट्स इट. नहीं सीख पाओगे. इसीलिए बोला जाता है इंटर्नशिप में तुम लोग क्या करते होगे, जाके लिखवा लिया वकील साहब से, बैठ गए जाके, मस्ती करी, ड्रेस पहननी होती है, सुंदर सुंदर बन के जाओ, ड्रेस पहन के आ जाओ, बस वापस घूम फिर के कोर्ट्स देख के फाइल लेके आ जाते हैं. फाइल पढ़ी है कभी, कभी सुना है जज जज जो बोलते हैं, कभी उनको सुना है कि उन्होंने कैसे इंटरलिंकेज करी है? एक तो तुम वैसे भी दूर बैठते होगे, सुनता ही नहीं होगा. दूसरी चीज, अगर पास बैठ के सुन भी गए तो तुमने कभी आके सोचा ही नहीं होगा कि आके पढ़ भी लें उस प्रोविजन को. क्योंकि कॉलेज लाइफ है ना, नहीं ध्यान देते तुम लोग. तुम्हारी गलती थोड़ी ना है, सबकी गलती है, जनरेशन. रेप्लिकेशन जो मैंने पढ़ाई थी ना, रेप्लिकेशंस पे डेट्स आती है, रेप्लिकेशंस पे. इमेजिन 24 डेटें मेरे सामने, 24 डेट्स. सोच सकते हो तुम, अगर मैं कह रही 15-20 दिन की भी हो तो 1.5 साल तो रेप्लिकेशन पे गया. कहाँ चलेगा सिविल सूट तुम्हारा. दैट इज व्हाई द जजेस आर ओवरबर्डन. So they are expecting the younger judges like you to dispose of the cases in a speedier manner. And that is why they need cream.
वो क्रीम कब होगी बच्चे? जब आप जजमेंट्स पढ़ोगे, जब आप अच्छे से समझोगे, और लिंकेज करनी बहुत जरूरी है। तुम ये सोचो कि किस कंटेक्स्ट में कोई टीचर आपको क्या पढ़ा रहा है, ठीक है, वो समझ लिया ना जिस दिन, अपने आप समझ में आ जाए। और सिर्फ एक टॉपिक मत पढ़ा करो। मैं आपको बता दूं, सीपीसी जितना आज तक हो चुका है, वीकेंड पे जब आप लोगों को कम वर्कलोड होता है, पूरा सीपीसी उठाओ और रिवाइज करो ना, पूरा कॉन्स्टिट्यूट उठाओ रिवाइज करो। क्यों नहीं करते? ये तो ड्यूटी है तुम्हारी करना। और मैं आपको बता दूं, मिनिमम टू मिनिमम 10 बार जब तक सीपीसी नहीं पढ़ोगे, आप लोगों को समझ नहीं आएगा। 10 टाइम्स मिनिमम, एंड दैट टू विद इन स्पैन ऑफ 2 to 3 months। आपको सीपीसी खत्म करने में, अच्छा चलो मैं अपना नहीं लेती, मेरे को तो 10 दिन लगेंगे रिवाइज करने में, तुम लोगों को 1 महीना, 20 दिन ज्यादा है, बहुत है बच्चे। और वो भी कितने? 5 घंटे। मैं ये नहीं कह रही पूरा दिन सीपीसी पे लगो, मोनोटोनस हो जाएगा। 5 hours, दैट्स इट। किसी और को कुछ पूछना है? टेंशन हो रही है? मुझे बताओ, क्लासेस सुबह से लेके कब तक लगा रही हो? 3 बजे तक रेस्ट कर रही हो जाके? रेस्ट करने के बाद बच्चे कंटिन्यूअस 6 घंटे मत खींचो। फिर भी ऐसे हो रहा है। इसको ग्रेजुअली इंक्रीज करो, 15 मिनट, 10 दिन 15 15 20 20 मिनट एक्स्ट्रा करो, फिर इसके बाद उससे एक्स्ट्रा करो। उससे क्या होगा, उसी 6 घंटे में तुम्हारी स्पीड, यहाँ की रिटेंशन तेज हो जाएगी, चाहे तुम पढ़ो 6 घंटे। ये करना पड़ेगा। आप ये मान के चलो, मैं, हम अपनी बात भी नहीं करते, लेकिन जब भी किसी का भी एग्जाम होता है, हमने खुद पर्सनली 18 से 20 घंटे पढ़ाई करी है बच्चे, करी है। तभी आज वो मेहनत चाहे यहाँ पे रंग ला रही है, वहां जब भी होएगी तो वहां पे रंग लाएगी। मेहनत ही है जो आज हम यहाँ खड़े, लेकिन वो मेहनत 18 से 20 घंटे की हुई है, ये फैक्ट है। पहले ना बच्चे बोला करते थे, यहाँ पे आते थे ना, 18 से 20 घंटे, आप जैसे यंग जनरेशन हंसा करती थी, इतना नहीं पढ़ा जाता। फिर उनको हम समझाते थे पढ़ा जाता है, जिसको शिद्दत हो ना, 18 से 20 घंटे। आई यूज टू कीप ब्लैक कॉफी even at 2 a.m. in the morning, that I should not sleep for at least within that. और उसके बाद again back to work, again back to work, अगर हमें करना है तो ये चीजें तो करनी पड़ेंगी। और अटेंशन के लिए म्यूजिक के साथ, जो आपको कोई भी चीज सूद करती है। कईयों को जैसे ड्राइविंग के टाइम पे, थोड़ा सा टहलने के टाइम पे भी याद रहता है। कुछ भी करो ना जो आपकी एक अच्छी हैबिट है। आई फील लाइक व्हेन आई एम कुकिंग, आई फील रिलैक्स, एंड मैं कुकिंग करते करते भी दिमाग में लगाती रहती हूँ। और इफ आई एम ड्राइविंग, दिमाग में चलता रहता है। ड्राइविंग मीन्स फोकस वही है, बट दिमाग में मेरा वही चलता रहेगा सारा काम। मेरे को ऐसे अच्छा लगता है। या मैं म्यूजिक लगा लेती हूँ, म्यूजिक लगा लिया, मुझे ये भी नहीं पता चलेगा म्यूजिक कहाँ गया, रिटेंशन आ गई। कुछ ऐसा ऑप्ट करो अपने लिए। मैं ये नहीं कहती वही वाली करो, क्योंकि वो मेरी हैबिट है, तुम अपनी हैबिट इवॉल्व करो। स्टडी, समझ में आ रहा है? और आप लोगों में से मेरे पास आंसर शीट्स नहीं आ रही हैं स्पेसिफिकली, जब तक मैं आपको टेस्ट न दूं। खुद 5 मार्क्स के क्वेश्चंस उठा लो, सिर्फ 5 5 मार्क्स के क्वेश्चंस मुझे देते चले जाओ। कॉन्स्टिट्यूशन की डॉक्ट्रिन्स पे दे दो मुझे लिख के, खुद लिख दो डॉक्ट्रिन्स। कितनी करा दी मैंने? इतनी सारी तो करा दी है। डॉक्ट्रिन्स लिख के दे दो मुझे कि मैम चेक कर दो, यहीं पे करा लो। चाहे मैं 5 मिनट क्लास जो है पहले वो करके आप ये कह दो कि मैम 5 मिनट पहले कर दो, लेकिन डाउट्स चेक कर दो सारे, ठीक है, विद इन द क्लास सब कुछ करो जो करो। क्लियर है? चलें आगे। आंसर राइटिंग पैटर्न बता दूं बच्चे। आंसर राइटिंग 2 तरीके से डिवाइड है आपका। आप उसके लिए पहले ना एक बार रजिस्ट्रेशन एक्ट खत्म होने दो, इसमें आप मॉडल आंसर देंगे। आशा, आपने आई थिंक इसी अक्टूबर से ज्वाइन किया। आप सीपीसी कोई और सब्जेक्ट्स लगा रहे हो? कौन कौन से सब्जेक्ट्स लगा रहे हो? सीपीसी में तो बहुत आंसर राइटिंग चल रही है, क्या आप उसी को रीराइट कर सकते हो? चलो मुझे बताओ, कोई भी एक क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया है मॉडल आंसर के रूप में, क्या खुद रीराइट कर सकते हो? एक दो और करो, कुछ भी ऐसे, है ना? और रीराइट करके देखो, और अपने आप देखो इम्प्रूवमेंट। जो तुमने पहले मेरे से चेक कराया, अपना लिखो दोबारा, फिर देखो क्या इम्प्रूवमेंट आ रही है। अब जैसे इसमें से मैं अभी आज रेस्टो टिकाटा वगैरह आपको लिखवाऊंगी, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट पे भी है, वो एडिशंस लिखवाऊंगी। कोशिश किया करो एक्स्ट्रा पेज या वहां कहीं और लिख लेना, फिर इसको छोड़ दिया करो हर एक टॉपिक के बाद।
ट्राई टू लीव सर्टन लाइंस, क्योंकि मुझे नहीं पता जजमेंट कब आ जाए तो मैं वो लिखवा दूंगी। अब महक याद रहेगा, पहले तो अपने वाइटामिन्स चेक कराओ, उसके बाद आप पढ़ाई पे फोकस करो। सीपीसी नहीं लगाया बच्चे, एक बार रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाने तो तुम्हें आंसर राइटिंग पैटर्न समझ में आने लग जाएगा। ठीक, ग्रेजुअली ये चीजें आएंगी समझ में। आप लोगों को तो फर्क पता चल रहा होगा आंसर राइटिंग पैटर्न में। ठीक है, आगे लिखो इंपॉर्टेंस ऑफ रजिस्ट्रेशन। registration of document registration of documents amounts to constructive notice amounts to constructive notice amounts to constructive notice under section 3 TPA. For instance, if details of the property recorded in register maintained by registrar and if a document is registered a person cannot say he was not aware of the condition or legal possession of the property. एक इंपॉर्टेंट लाइन है, लिखो इसी में, कंस्ट्रक्टिव नोटिस थ्योरी is for the outsiders and not towards a party to the instrument. आप समझो कैसे, not towards a party to the instrument. जो कंस्ट्रक्टिव नोटिस है ना बच्चे, वो आउटसाइड वर्ल्ड के लिए एप्लीकेबल होता है। सपोज करो मैंने और तुमने आज एक अग्रीमेंट बना लिया कि जी मैं आपको प्रॉपर्टी ये वाली सेल करूंगी, तो तुम्हें और मुझे तो आज से पता है ना, टुडे 7 अक्टूबर, आज से पता है। रजिस्टर जो हुई वो हुई जाके 7 नवंबर को, तो लोगों को कब से पता चलेगा कि वो प्रॉपर्टी तुम्हारी या मेरी बन गई? 7 नवंबर से, नॉट 7 अक्टूबर। सो ये जो कंस्ट्रक्टिव नोटिस थ्योरी है ये बाहर वालों के लिए है, ना कि हमारे लिए, हमें तो आज से पता। अब लिखो बेनिफिट ऑफ रजिस्ट्रेशन। Registration provides the exact detail of the property as well as the legal possession of the property from the registrar's office ठीक है। अब एक इलस्ट्रेशन, आप बताओगे किस दिन से कंस्ट्रक्टिव नोटिस है, किस दिन से किसको क्या पता चला। There has been an agreement between A and B with regard to the property, and that agreement was entered on 1st January 2023, and the sale deed of the same got registered on
1st January 2024. With regard to the parties, from when they get to know that there has been a sale deed and there has been a transfer of property. 1st Jan of 23. With regard to outside world, 2024. So from 2024 रजिस्ट्रार के पास डॉक्यूमेंट जा चुका होगा, बुक में एंट्री हो चुकी होगी, और बुक में एंट्री के बाद हम यहाँ से डॉक्यूमेंट निकाल के ये प्रूव कर सकते हैं कि प्रॉपर्टी किसको बिलोंग करती है. क्लियर है? उससे पहले किसके नाम पे होगी? ऑफ कोर्स जो भी पहले ऑनर रहा होगा. राइट? ठीक है जी, यहीं पे रुकेंगे आज, उसके बाद आगे चलेंगे. Registration, sorry, interrupt कर रही हूँ. Registration with regard to the parties will be operated from. Registration with regard to the outside world will be operated from this. आप पूछो. एक्सटेंशन मिल गई, हाइपोथेटिकली लिया. ठीक है, क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, विल स्टॉप हियर टुडे, कल आगे चलेंगे. हाँ जी, ठीक है जी. सीपीसी कब है? 12 है? 12-10 पे है? अच्छा, ठीक है जी.